अब इसमें y क्या था, न्यूट्रल एक्सिस से डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट जहां आप फाइंड कर रहे हैं, ऐसे ही था। ऐसे ये क्रॉस सेक्शन है, और अब यहां लेट से फाइंड कर रहे हैं, तो आपका y कितना हो गया, ये ऐसे ही है, इसको y बोलते हैं ना। और इस एक्सिस को आपने z का नाम दिया हुआ था, ठीक है। अभी ठीक है, z का नाम आपने दिया, ऐसे ही है ना, जो आपने शुरू में मैकेनिक्स मटेरियल में डेरिवेशन पढ़ी हुई है। तो इसका मतलब ये जो i मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे i, इसका क्या मतलब है, हमने डिस्कस किया ना, i इज ऑलवेज विद रिस्पेक्ट टू सर्टेन एक्सिस। ये किस एक्सिस के अबाउट है, ये जो z वाला एक्सिस है या ये जो y वाला एक्सिस है, किस वाला एक्सिस के अबाउट है, ये एक्सिस है। हमने लिखा नहीं होता क्योंकि उसमें अगर एक ही एक्सिस होता तो हम बस खाली i लिख लेते हैं, बट वी नो कि ये z एक्सिस और ये y क्या होता है, y का क्या चीज है, इस z एक्सिस से पॉइंट का डिस्टेंस, सिंपल आसान है अभी तक। और m जिसको आप कहते रहे वो m किस एक्सिस के अबाउट है, ये जो लोड लग रहा है, ये जो बेंडिंग प्रोड्यूस कर रहा है इस तरह से, ये किस एक्सिस के अबाउट है, z एक्सिस के अबाउट। ऐसे ही ना, लोड ऐसे लग रहा है, बेंडिंग ऐसे हो रही है और इस एक्सिस के अबाउट हो रही है, ये भी पढ़ा हुआ है ना आपने mz। तो ये क्लियर है आपको। और बाय द वे इसके साथ भी एक सब्स्क्रिप्ट है, अब तो आप ये कौन से एक्सिस के अबाउट, ये इसके साथ सब्स्क्रिप्ट लिख रहा हूं तो क्या लिखूंगा, सिग्मा के साथ x y और z में से सर x लिखेंगे, x वेरी गुड, x लिखेंगे। दिस इज द इन द लॉन्गिट्यूडल डायरेक्शन, स्ट्रेन जिस डायरेक्शन में वो एलोंगेशन की शॉर्टिंग हो रही है वो z के अलोंग हो रही है, ठीक। तो उसी डायरेक्शन में स्ट्रेस है, सिग्मा सॉरी z के अलोंग या x के अलोंग, लॉन्गिट्यूडल एक्सिस अगर आपने लिखना हो तो ये x है, y and z आर द क्रॉस सेक्शनल एक्सिस हमारी डिस्कशन के अंदर, x इज द लॉन्गिट्यूडल एक्सिस। अच्छा, और या क्लियर हो गया। अच्छा, अगर तो लोडिंग इसी तरह से लगे, जरा ध्यान कीजिएगा, अगर जैसे अभी हमने डिस्कस किया, अगर लोडिंग ऐसे ही लगे ये, तो आपका जो m है वो mz होता है, i आपका iz होता है, और आपको y डिस्टेंस चाहिए होता है कि वो z से कितने, वो जहाँ फाइंड कर रहे हैं वो पॉइंट का डिस्टेंस कितना है, ऐसे ही है, क्लियर। अगर मैं कहूँ कि लोड ऐसे नहीं लग रहा, लोड ऐसे लग रहा है, एग्री, लोड वो वाला लोड है ही नहीं, अब ये वाला लोड कोई नहीं, अब फॉर द टाइम भी ये लोड लग रहा है। अब बेंडिंग कैसे हो रही है, इस प्लेन में ऐसे बेंडिंग हो रही है, और किस एक्सिस के अबाउट, इस एक्सिस के अबाउट, हमारा y एक्सिस है। इसका मतलब है अब हम बेंडिंग अब ये y के अबाउट बेंडिंग हो रही है, इसका मतलब है इसका जो m है वो क्या कहलाएगा, my। तो मैं लिख लेता हूँ यहाँ पर, अब जब हम बात कर रहे हैं तो m है my, और जाहिर है फिर i भी y कंसीडर करना पड़ेगा इसके लिए, जैसे जो लोड लग रहा है तो इसके साथ हमें i y कंसीडर करना पड़ेगा। और जरा देखिएगा यहाँ पे एवरीबॉडी, यहाँ ये ऐसे लोड लग रहा है ना, जरा एनालॉजी देखिएगा, ऐसे जब लोड लग रहा था तो आपने कहा टॉप और बॉटम पे, एक पे टेंसाइल एक पे कंप्रेसिव, यानी जो वेरिएशन थी वो y के लिहाज से थी ना, कि आप इस जगह से ऊपर या नीचे कितना दूर जा रहे हैं, उससे स्ट्रेस वेरी कर रहा था, y यही था ना, ऐसे ही था ना। यानी आपके ये जो एजेस थे ना, टॉप और बॉटम, ये एक्सट्रीम डिफाइन कर रहे थे, एक साइड कंप्रेशन एक साइड टेंशन, ऐसे ही था। जब लोड ऐसे लगेगा तो अब इस केस में एक साइड ये वाली एज, एक साइड पे टेंसाइल एक साइड पे कंप्रेसिव, ये जो आपको नजर आ रही है, टॉप बॉटम नहीं, ये वाले एजेस, ऐसे ही होगा ना, एग्री। इस पर्टिकुलर केस में जो मैं आपके सामने कर रहा हूँ, इस केस में अगर जब ऐसे लोड लग रहा था तो टॉप पे टेंसाइल बॉटम पे कंप्रेसिव, और इस तरह लोड लग रहा है तो इस केस में जिस तरफ लोड कैंटिलीवर की बात अभी हो रही है, इस तरह लोड लग रहा है तो ये
इस साइड पे टेंसाइल और उस साइड पे कंप्रेसिव। गेटिंग इट? इस केस में जब आपने कहना है ना कि जो जैसे पिछले केस में y था ना, वो my/i था, m के साथ जो जिस पॉइंट को लोकेट करना था उसका y चाहिए था हमें। इस केस में हमें ये कंसर्न है कि आप इस सेंटर वाली लाइन, इस y एक्सिस से इधर कितने दूर हैं या इस तरफ कितने दूर है, यही था ना। अब हमें ये चाहिए होगा ना, क्योंकि इस केस पे यहाँ पे टेंसाइल स्ट्रेसेस है, इधर कंप्रेसिव है, बीच में जीरो है। इसका मतलब है इस तरह ट्रैवल करते हुए स्ट्रेस चेंज हो रहा है। पहले इस तरह ट्रैवल करते थे, हो रहा था ना, टेंसाइल कंप्रेसिव, बीच में जीरो, और अब आप ऐसे ट्रैवल करेंगे तो चेंज होगा स्ट्रेस। यहाँ पे टेंसाइल, यहाँ कंप्रेसिव, बीच में जीरो। एग्री? इसका मतलब है हम अब जो पैरामीटर होगा ना, अब हम कहेंगे इस y एक्सिस से हम पहले हम ये देख रहे थे कि हम टॉप बॉटम वाली बात हो रही थी, इस तरह ट्रैवल करके स्ट्रेस चेंज हो रहा था। अब हम कह रहे हैं ये डिस्टेंस इस जगह से आप कितने दूर हैं। तो अब हम लेट्स से पॉइंट को चेंज कर रहा हूँ, इस पॉइंट को ले रहा हूँ, ये उसका y था और ये उसका, उस पॉइंट के बेसिकली कोऑर्डिनेट्स हैं बेसिकली y और z। ठीक है, आप ये भी कह सकते हैं ना, कोऑर्डिनेट सिस्टम बन गया ना बेसिकली। वो डिस्टेंस एक कोऑर्डिनेट सिस्टम ऐसे ही बन जाता है ना, 2D कोऑर्डिनेट सिस्टम। दो डिस्टेंसेस स्पेसिफाई कर दें तो आपको पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स बन जाते हैं। कोऑर्डिनेट्स की वो डिस्टेंस ही होती है ना सर्टेन एक्सिस से। सो अब इस केस में जो स्ट्रेस होगा, मैं अगर इसी फॉर्मूले को दोबारा नीचे लिखता हूं, सिग्मा x ये है अगर mg लग रहा हो, बेंडिंग अबाउट z हो रही हो, ऐसे ही मैं इसको रिपीट कर रहा हूँ, उसी फॉर्मूले को दोबारा रीराइट किया। और साथ में अगर y एक्सिस भी हो, y एक्सिस के अबाउट बेंडिंग हो रही हो, तो ये फॉर्मूला बन जाएगा। टर्म्स वही है, नाम बदल जाएंगे। बेंडिंग अबाउट z हो रही थी mg, और I भी डायरेक्टली z ले रहा था, और डिस्टेंस पैरामीटर y था, z एक्सिस से डिस्टेंस, ठीक है, z एक्सिस से डिस्टेंस। अब m अबाउट y, I भी अबाउट y, और अब हम डिस्टेंस, अब ये बेंडिंग है, मैं लिख लेता हूँ, बेंडिंग अबाउट z एक्सिस, एंड दिस इज बेंडिंग अबाउट y axis। एग्री? जिस एक्सिस के अबाउट बेंडिंग हो रही है वहीं से डिस्टेंस चाहिए, क्योंकि जिसके अबाउट बेंडिंग हो रही है वो तो न्यूट्रल एक्सिस हो। इस केस में z वाज द न्यूट्रल एक्सिस, न्यूट्रल एक्सिस है डिस्टेंस y। इस केस में कौन सा एक्सिस न्यूट्रल एक्सिस है? y एक्सिस इज द न्यूट्रल एक्सिस। y एक्सिस से दूर जाते जाएंगे स्ट्रेस की वैल्यू बढ़ती जाएगी। तो इस केस में z इज द डिस्टेंस। क्लियर? इस अगर दोनों साइमल्टेनियसली एग्जिस्ट करें तो हम सुपरइम्पोज कर लेते हैं, और इस तरह की अगर बेंडिंग हो रही है, क्या मतलब इस तरह की बेंडिंग से? बेंडिंग अबाउट मोर देन वन एक्सिस, इस तरह की बेंडिंग को हम बोलते हैं अनसिमेट्रिकल बेंडिंग। क्या बोलते हैं? अनसिमेट्रिकल बेंडिंग। क्लियर? एक चीज को बस ध्यान करना है सिर्फ, इसमें जो रेफरेंस एक्सिस में कोऑर्डिनेट, बस इसमें सिर्फ तो मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट है ना, वो यही है जो भी मैं आपको बताने लगा। इधर देखो, इसमें आपके कोऑर्डिनेट सिस्टम बन चुका है हमारे पास। क्रॉस सेक्शन के दो एक्सिस है, y और z, और एक लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस है जो आउट ऑफ द प्लेन है, x एक्सिस। आपने जब कोऑर्डिनेट सिस्टम को स्पेसिफाई करना है, नाम देने हैं, तो इसमें आपको एक चीज का ख्याल करना पड़ेगा, उसको क्या कहते हैं? राइट हैंड रूल। एक तो पहले पढ़ा हुआ है राइट हैंड रूल। राइट हैंड रूल ये कहता है कि अगर आप अपनी फिंगर्स एक्स एक्सिस, पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अलावा पॉइंट करें, पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अलावा, और इसको टुवर्ड्स पॉजिटिव y एक्सिस कर्ल करें, लेट्स से मैं इसको पॉजिटिव y मानता हूं, ठीक है,
ये मेरा पॉजिटिव एक्स एक्सिस है और मैं अपनी फिंगर्स, ये जो 4 फिंगर्स हैं इनकी बात हो रही है, फ्रॉम पॉजिटिव एक्स एक्सिस टुवर्ड्स पॉजिटिव वाई एक्सिस कर्ल करूंगा तो मेरा थंब मुझे पॉजिटिव जी एक्सिस बताएगा। इसका मतलब है अगर आपने वाई उस तरफ वाई को इस तरफ पॉजिटिव ले लिया तो जी आपको ये पॉजिटिव डायरेक्शन माननी पड़ेगी, या दूसरा ऑप्शन ये हो सकता है आप क्या कहते हैं मैं y को डाउनवर्ड पॉजिटिव लेता हूँ, फिर क्या बनेगा जरा करके देखिए, y अगर इस तरफ मैं पॉजिटिव लूँ डाउनवर्ड पॉजिटिव, अब क्या बनेगा फ्रॉम राइट साइड भी आएगी। ये मेरे टुवर्ड्स x एक्सिस किए हुए फिंगर्स को, और अगर मैं इधर कर्व करूँ टुवर्ड्स पॉजिटिव y एक्सिस देन थंब इज पॉइंटिंग टुवर्ड्स पॉजिटिव z एक्सिस। क्लियर? चाहे आप इसको यूज करना चाहें चाहे इसको यूज करना चाहें, अगर प्रॉब्लम को खुद स्पेसिफाई कर दिए मैंने या कहीं पर भी तो फिर तो जो स्पेसिफाइड है उसी को फॉलो करना, फिर आप अपनी मर्जी से नाम भी चेंज करेंगे। यानी कि ओके लेट्स लुक एट द प्रॉब्लम। Okay, so this is unsymmetrical bending. अच्छा यहाँ पर एक टर्म आपको मिलेगी, we are not going to cover that, but I just want to give the name. यहाँ पर जो y और z एक्सिस है ना, y और z एक्सिस, इसको हम these are the principal axis of the cross section. Principal axis of the cross section. मैं नाम सुन लो टाइम नहीं है कि मैं इसको आपको बताऊं कि क्यों प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं। These are the principal axis. Principal axis. Principal axis हमेशा horizontal vertical नहीं होती, लेकिन rectangular section हो या कोई भी सिमेट्रिक सा सेक्शन जैसे आई सेक्शन हो गया, रेक्टेंगुलर हो गया, उनके लिए बस दे हैपन टू बी सिंपली जो सेंट्रॉइड आपने लोकेट कर दिया वहाँ से आप एक्सिस लगा दे, दोज आर द प्रिंसिपल एक्सिस, सिंपल। ठीक है, फॉर रेक्टेंगुलर सेक्शन। For other sections we need to work them out through some equations. ठीक है, and I'm not discussing that part over here. Okay, for example अगर एक z सेक्शन होगा z की शेप का, या कोई और सेक्शन एंगल सेक्शन, ठीक, उसको फिर आपको you need to do some calculations, जिसके बाद आपको पता चलता है कि these are the principal axis, और वो फिर horizontal vertical नहीं होते, वो happen to be inclined। ठीक है, so but I'm keeping it simple for you, I'm keeping it only restricted in the symmetrical sections। ठीक है, तो प्रॉब्लम में बुक में अगर आपको कहीं अनसिमेट्रिकल सेक्शन नजर आते हैं, कोई z सेक्शन या एंगल सेक्शन, तो उसको you can just skip that part, we're focusing ourselves on the symmetrical section। ठीक है, that's it। तो डेरिवेशन में मैं नहीं जा रहा हूँ because today we are going a different way। Let me take you to a problem over here। Okay, this is the problem we're going to solve। इसमें एक रेक्टेंगुलर सेक्शन है और उसकी डायमेंशन आपको गिवन है। ठीक, रेक्टेंगुलर सेक्शन बड़ा आसान है, सेंट्रॉइड आसानी से पता चल जाता है, और आई वाई और आई सी निकालना आसान है। और उसमें एक आपको वेक्टर गिवन है m, जिसकी वैल्यू 12 किलोमीटर मीटर नजर आ रहा है, और साथ में उसके साथ एक ये ब्लू कलर है ना, स्काई ब्लू कलर में इस तरह से कुछ कर्ल आपको नज़र आ रहा है। अगर एक वेक्टर के साथ इस तरह का कर्ल दिया हुआ है, इसका मतलब है ये बेंडिंग मोमेंट को रिप्रेजेंट करता है। वैसे भी एम के यूनिट से भी आपको पता चल जाएगा, लेकिन हमने इस तरह से हम रिप्रेजेंट कर लेते हैं। एक तरीका ये होता है, दूसरा तरीका ये होता है कि हम डबल हेडेड एरो डाल देते हैं। इसका मतलब है किसी फोर्स की
रिप्रेजेंटेशन है किसी मोमेंट के रिप्रेजेंट, जैसे एक्सिस के अबाउट हो रही है उस एक्सिस को रिप्रेजेंट हम कर रहे हैं। क्लियर? तो नॉर्मली इस तरह के प्रॉब्लम में आपको डायरेक्टली मोमेंट की वैल्यू गिवन होगी इंस्टेड ऑफ गिविंग द वैल्यू ऑफ पी, और फिर आप उसको डिपेंडिंग डायग्राम बनाएं, उस तरह से नहीं होगा। यू विल गिवन द वैल्यू डिपेंडिंग मोमेंट, क्रॉस सेक्शन और उसके अंदर मोमेंट वेक्टर। अब इस मोमेंट वेक्टर को आप रिजॉल्व कर लेंगे अबाउट विद रिस्पेक्ट टू वाई एंड जी एक्सिस। उससे पहले आप वाई और जी को सिलेक्ट करेंगे ना, आप ज़रा कंफर्म करें कि उसने वाई और जी ठीक लिए राइट हैंड रूल से। एक्स एक्सिस की तरफ पॉइंट करें अपने ये 4 फिंगर्स, और फिर आप टूवर्ड्स पॉजिटिव वाई लेके जाएं, तो सही किया होगा ना उसने, ठीक है? मेक सेंस? सो अब मोमेंट वेक्टर जो लग रहा है वो भी उसने आपको दिखाया होगा। वो बंदे की बस हो गई रात इतने ये नहीं करी अपनी मेरी रोक ली ने जो फिगर बना रहा हूँ ना, मैं 2D का बना रहा हूँ क्रॉस सेक्शन, तो मैं इस साइड से खड़े होके कि मेरे इस तरह मेरा ये मेरा जी बन जाएगा और ये y, ठीक है? So I'm going to take this is the z, this is the y. ऐसे ही है? यस सर पॉजिटिव z और पॉजिटिव y। जिस तरह पॉजिटिव वाला z उस तरफ हम लिखते हैं उसका नाम एक्सिस का। इस तरह हम ये बताने की जरूरत नहीं पड़ती ना कि ये पॉजिटिव वाले लेंगे। अच्छा, उसके बाद m वेक्टर है, और उसके साथ उसने एंगल देने के बजाय 3, 4, 5 बता दिया आपको, 3, 4, 5, ठीक है? 3 along z, 4 along y, और ये 5 हो जाएगा ना। तो एंगल आप निकालना चाहे तो खुद निकाल सकते हैं, या ना भी निकालना चाहे डायरेक्टली इसको यूज कर लेंगे, ठीक है? तो अब इस वेक्टर को अगर आपको रिजॉल्व करना हो ट्रैफिक को खत्म नहीं हो रहा with respect to z and y axis, तो कैसे रिजॉल्व करेंगे? लेट्स से मैं इसको थीटा मान लेता हूँ, एंड z कितना होगा? इससे आप डर नहीं रहे कि मोमेंट वेक्टर तो हमने तो कभी देखा ही नहीं। कोई भी वेक्टर समझ लें आप इसको, टिपिकल कोई भी वेक्टर, जैसे आप किसी भी वेक्टर को रिजॉल्व करते हैं, कैसे रिजॉल्व करेंगे? सारे बैठो MC को मैं लिख सकता हूँ 12 इंटू, अगर इसको कोई थीटा मान रहा हूँ तो 12 cos थीटा, ऐसे ही है। वो cos थीटा इस केस में कितना होगा? 3/5। अगर आपको छोटे टाइम में नहीं समझ आती तो फिर थोड़ा सा बड़ा आपको लिखना है, ठीक है? Clear? You got the magnitude only for MC. ठीक है? We'll talk about direction in a moment. What's the answer? 3/5. 7.2 7.2 7.2 kilometer. Now you can see that its moment vector mz, pay attention over here, यहाँ देखते जाओ, mz is, ये जो इसका रिजॉल्व करेंगे आप, तो ये जो mz होगा ये along पॉजिटिव z है ना, पॉजिटिव z की तरफ इसकी डायरेक्शन है ना, तो आप इसको पॉजिटिव लिखेंगे, इसके साथ प्लस साइन इसमें लिख रहे हैं। क्यों प्लस लिख दिया? मुझे नजर आ रहा है कि उसका एंड वो अराउंड पॉजिटिव z है, ठीक है? क्लियर? मैंने कोई फार्मूला नहीं लगाया कि mc हमेशा n
सीधा होगा। मैंने ऐसे कोई फार्मूला नहीं रखा हुआ, बस मुझे ठीक एंगल नजर आ रहा था और मैंने उसको वेक्टर नजर आ रहा था और उसकी पोजीशन नजर आ रही थी। मैंने कहा ये इसका कंपोनेंट है और उसका वो जो कंपोनेंट था वो वाला पॉजिटिव ही था, तो इसलिए मैंने कहा ये पॉजिटिव है। ऐसे my कंपोनेंट, चलो मैग्नीट्यूड पे बाद में आते हैं। साइन बताएं क्या लिखूं? नेगेटिव। नेगेटिव क्यों? अपवर्ड है। This is my and this is positive y direction. I'll start with negative sign over here. Minus 12 into क्या लिखूं? 4/5 4/5. 9.6 What's the answer? 9.6 9.6 with a negative sign. चलो नीचे mirror. Clear? Resolve कर दिया? आपके सामने फार्मूला ये होना चाहिए था कि आप minus mc y over I c plus m y c over 12 नंबर। I y। आपने अच्छा प्रॉब्लम में पूछा क्या गया है? पूछा ये गया है कि the rectangular cross section shown in figure 6.338 is subjected to bending moment of 12 cm. Determine the normal stress developed at each corner of the section and specify the orientation of the neutral axis. ये हम एंड में करेंगे फर्स्ट वैल्यू कि normal stress at each corner. So what we are going to do is हम इस एक्सप्रेशन के अंदर mc और my हमने फाइंड कर दिए। अब हम ic और iy भी कर लेते हैं, फिर हम बाद में आगे जाएंगे, ठीक है? So ic कितना बनेगा? ये टोटल कितना है? 0.2 मीटर है ये, और ये y के अलावा ये 0.4 मीटर। So what is ic now? 0.3 0.4 Sorry, ic फाइंड कर रहे हैं ना, तो इसके लिए bh को बोलता है। What is b in this case? 0.2 0.2 times 0.4 cube over 12। इसको फाइंड करो और iy क्या होगा? ये अब इसका b बन गया y के लिए 0.4 times 0.2 cube over 0.001 ये वाला यस सर 0.00। मैं बेहतर आप मुझे 10 raised to power something में बताएं। 1 multiplied by 10 raised to power minus 3 1 multiplied by 10 raised to power minus 3 minus 3 meter raised to power 4 और अच्छा ये 1.067 बन रहा है, ठीक है? मैं इसको 1.067 लिख लेते हैं। टेन रेज़ टू पावर कितना था? -3 और आई वाई 667 2.667 multiplied by 10 raised to power minus 3 minus 3 meter raised to the power 4. Now we're done with IC, we're done with IY. So we can put them up these numbers over here. We only have Y and Z which depend upon the coordinate of the point. यहाँ find कर लेना। So we just start with the values minus like choose your units. किलोमीटर मीटर और ये सिर्फ मीटर इज पर 4। अगर इस तरह से काम करना है किलोमीटर मीटर में देखिए you have to choose your units first, ठीक है? So I would say it is okay, let's use newtons and meters, okay? So इसका मतलब है हम इसको 7.2 को मल्टीप्लाई करेंगे ना। So we are going to use minus 7200 हो जाएगा ये। Y as it is लिख देंगे divided by IC 1.067 and 10 raised to the power minus 3 और plus what next and Y is अब यहाँ ध्यान दीजिएगा and Y के साथ नेगेटिव साइन है। You have to put a negative sign। ये दोनों तो कभी पॉजिटिव नेगेटिव नहीं हो सकते ना,
they are gonna be always positive. mz and my, they may be positive, may be negative. You gotta make sure you put the right algebraic sign. Minus 10, 600. Okay. Z is something we're not talking about right now. Iy is 2.667 raised to the power minus 3. That's it. Minus 4 यहाँ पे. I'm sorry. इसकी 3 है. नीचे वाले का 4 होगा सर आई वाई की Okay. It is advisable to use stakes for both, but anyways. So you solve everything in front of y, everything in front of z. So you got the coefficients of y and z. What is the answer? अच्छा से कर दिया What's the answer? -42 70 74 33 91 33 91 91. yes 0.85 Times y minus what next? ये नहीं मैं टोटल पे लिखवाया Just add them together. तो जी की वैल्यू क्या होती है टोटल नंबर का 10 raised to power 6 by Okay, that's good. And the negative sign. Minus 3.69 3.69. 69 10 raised to power 7 Yeah, you better take it same. 36.9 10 raised to power 6 So you would simply say minus 6.7 times y minus 36.9 times z and raised to the power 6 and y and z are in meters. Okay? And this answer should be in Pascal, meter per meter square, because we are working with meters and meters. Okay? Make sense? So now, for any point, in order to find the stress at any point, all you need is the coordinates of that point, y and z coordinates of that point. Okay? So let's start working. At point, let's start with maybe point B. So I would say sigma B. It means I'm calculating stress at point B equal to. Okay, then it's better to use a table. Point y coordinate, z coordinate, and then you just calculate the sigma. Okay, this is in meters, this is in meters, this is in. Oh, what we can say is इस सेंट्रल प्रोसेस को खत्म करके हम क्या देते हैं कि आंसर किसमें होगा मेगापास्कल. ओके, सो सिग्मा को डायरेक्टली मेगापास्कल में लेने के लिए अब हम ये एक्सप्रेशन बन जाएगी -6.7y और -36.9z. Okay. Now for point B, what is the coordinates? For point B, what is the y coordinate? Z से कितना इधर है ये? 0.2 0.2. प्लस या नेगेटिव? पॉजिटिव पॉजिटिव या नेगेटिव? पॉजिटिव पॉजिटिव. पॉजिटिव कैसे पॉजिटिव बन रहा है? Downward. Y की तरफ है ना? So it is plus 0.2 meters. What about its z coordinate? -0.1 मीटर All of you getting it?
कोऑर्डिनेट्स आते हैं ना लेने, लेकिन z कोऑर्डिनेट क्या बनेगा इसका -0.1। अब मैं सिंपली इस एक्सप्रेशन के अंदर y और z की वैल्यूज पुट करूंगा along with their algebraic sign. Again you need to be careful along with their algebraic sign. So can you tell me the answer? 2.35. 2.35 with a positive sign. Positive sign, really? Okay. -6.7 times. I think it should be positive. Positive, Aaron? Yes. Okay. What about C point? Its y coordinate is same. Yes sir. Z coordinate is 0.1 positive. 0.1 with a positive sign. Now you can do the math over here. -5.03. Minus 5.06. What about point D? D के लिए नेगेटिव 0.2 Y coordinate is Minus minus 0.2 and the Z coordinate is 0.1 प्लस 0.1 and for D point is minus 0.2 and minus 0.1. Minus 2.35. Minus 2.35. 2.35. That's it. ये- क्या क्या है this? ऊपर वाला। D वाले का सर 2.35. E का क्या है 5.03. 5.06. You see that these numbers are getting repeated with a different sign. Now, the last part of the question says, determine look, when only MC is acting, you got the Z axis becomes the neutral axis. When only Y is acting, the Y axis becomes the neutral axis. If both are acting, then the neutral axis is inclined between Y and Z. Okay, how do you find that out? What's the definition of a neutral axis? What is the stress on a point which lies on neutral axis? 0. Zero. Agree? That's how you define neutral axis. Neutral axis पे जो भी point होगा उसके stress उसका zero होगा. इसका मतलब ये जो हम sigma calculate कर रहे हैं equal to -6.7 y minus 36.9 z. जब इसका आंसर zero बनेगा तो हम कहेंगे अब ये जो point है ये point neutral axis पे lie कर रहा है. That's how you define it. So now you can work it out. Okay, so you can work it out like this: 6.7 minus 6.7 y equal to 36.9 z. Okay, and you can then write down y over z is equal to 36.9 over with a negative sign over here 6.7. That's right. Make sense? सही लिख रहा हूँ? सही लिख रहा हूँ? Yes sir. What's the answer? 5.52. Sorry? 5.52. With a negative sign, okay? Minus 5.50. That's the answer. Y over z. So any point, pay attention, any point on which the coordinates are such that y over z is equal to this, you will get sigma equal to this. क्योंकि ये जो y और z है ना, ये उस पॉइंट की कोऑर्डिनेट से जो न्यूट्रल एक्सिस पे लाई करता है, ये जिसका सिग्मा 0. These are special. Now I would call them y and a and z and a, which means these are for the points lying on neutral axis. उस neutral axis को ये डिफाइन कर रहे हैं, ठीक है? जिस भी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स इस क्राइटेरिया को सेटिस्फाई करें, that point lies on neutral axis. उस पॉइंट के लिए you will have this ratio equal to this, और जब आपको ये रेशियो होगी you will get your answer equal to 0. अब ये एक पॉइंट होगा या ज्यादा पॉइंट्स होंगे? ज्यादा होंगे ना, ठीक है? ज्यादा होंगे ना, इनफाइनाइट बेसिकली पॉइंट्स होंगे. So
अगर आपने एंगल की फॉर्म में उसको रिप्रेजेंट करना हो, एंगल की फॉर्म में, इसका मतलब क्या है? अच्छा, इस रेशियो के नेगेटिव आने का क्या मतलब है? कि अगर ये पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव, अगर ये नेगेटिव है तो ये, इन अपोजिट साइंस। इसका मतलब क्या हुआ कि जो न्यूट्रल एक्सिस है वो कहां से गुजरेगा? जहां अपोजिट साइंस होंगे। यहां पे सेम साइंस है ना, z भी पॉजिटिव इस कोऑर्डिनेट पे, z भी पॉजिटिव y भी पॉजिटिव, यहां पर दोनों नेगेटिव। इसका मतलब ये कहां पे लाई करेगा? इस कोऑर्डिनेट पे लाई करेगा जहां पे y और z के डिफरेंट साइन, यानी इन दो इसमें से वो लाइन पास करेगी। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूं कि आप उसको कैसे लोकेट कर सकते हैं। उसको लोकेट करने का एक आसान तरीका ये देखो कि आपको उसने रेशियो बता दिए कि y ओवर z इज 5.5। इसका मतलब ये है वो नेगेटिव, अगर मैं यहाँ पे बात करूंगा तो मेरा y क्या होगा मेरा? नेगेटिव और z पॉजिटिव। इसका मतलब ये कि मैं एज्यूम करता हूँ लेट्स से कि न्यूट्रल एक्सिस, अभी मैं m वेक्टर को तरफ हटा रहा हूँ ताकि कंफ्यूज ना हो, क्योंकि वो लाइन बनेगी ना इनको। इसी को आप ऐसे भी लिख सकते हैं y माइनस 5.50 टाइम्स ऐसे भी लिख सकते हैं ना। यानी इससे आप आइडिया ले लेंगे कि ये लाइन किस तरह की जा रही होगी। यदि ये ऐसी लाइन होगी जिसके हर z के लिए y विल बी 5.5 टाइम्स, अगर ये 1 होगा तो 5.5 होगा। ऐसे ही है ना, नहीं मतलब इसका। अगर मैं इधर 1 जाऊं ऊपर 5.5 होगा, यही मतलब है इसका, है ना। और इसी को आप क्या बोलते हैं? ऐसे नाम बाद में लेता हूँ। अगर आपको मैं कहूँ ये एंगल जरा बता दें मुझे, ये ट्राइंगल है और ये एंगल आपसे पूछ रहा हूँ स्लोप, चलो थीटा कह देता हूँ इसको, थीटा सी कह देता है इसकी तरफ, सी बोल देता हूँ। स्लोप रीडिंग 5.5 by 1 ये होगा ना। तो इसका मतलब है tan इनवर्स ऑफ, अब क्या आंसर निकलेगा? 79.6 डिग्री। ये इसके साथ मैंने एंगल बता दिया। ये जो न्यूट्रल एक्सिस है ना, इट इज मेकिंग, अब मुझे ये एक लाइन है ना न्यूट्रल एक्सिस, तो मुझे बस पता है कि ये इधर भी चल रही है, इधर भी चल रही है। दैट्स हाउ ये जो एंगल है ये 79.6 डिग्री है। ठीक है जी, यस सर। बुक में आपको ना एक फार्मूला दिया गया होगा, हाउ, इस तरह का फार्मूला शायद उसने डायरेक्ट किया होगा, ये उसने अल्फा से रिप्रेजेंट किया, उसको जिससे रिप्रेजेंट करना उससे एंगल उसने अल्फा से रिप्रेजेंट किया, और उसने कोई डायरेक्ट फार्मूला लगा के फिर माइनस साइन आया, फिर उस माइनस साइन को उसने इंटरप्रेट किया और थीटा की उसने एक वैल्यू रखी हुई है। आई हैव नॉट डन दैट, वी हैव डन इट विद बेसिक्स विदाउट यूजिंग एनी सैंपल, विदाउट यूजिंग एनी स्पेसिफिक फार्मूला, ओके, बाय यूजिंग व्हाट वी बेसिकली अंडरस्टैंड अबाउट न्यूट्रल एक्सिस, ओके। तो आपने बेसिक्स पे रहना है, ठीक है। फार्मूला डायरेक्ट यूज करते हैं ना आप, फिर आप कंफ्यूज जाते हैं कि उसमें फार्मूले के आप जो साइन कन्वेंशन होते हैं, जो असम्पशंस होती हैं, वो फिर आप भूल जाते हैं। फार्मूले में जैसे नंबर्स थ्रो करते हैं और उससे फिर आप कंफ्यूज जाते हैं। सो जस्ट स्टिक विद द बेसिक्स, ओके। यस सर। सही ट्रायंगल की फॉर्मेशन एक बार दोबारा बता दें। किस चीज़ का ट्रायंगल फॉर्मेशन एंगल वाला? किस जगह पर, ये वाला या इससे पहले? हम जेड एक्सिस में यूनिटी आए हैं 1 जेड एक्सिस पे 1 जो इधर आए हैं हाँ यूनिटी। इससे मैंने लिया ये y is equal to minus 5.5 times z, यानी अगर z 1 होगा तो y कितना होगा? आप जो भी बात ओके 1 है जी, आप समझ
अगर इस बीम को मैं लोड लगाऊं बिल्कुल सेंटर पे, कहाँ पर? बिल्कुल सेंटर पे, यानी इस जगह के लिहाज से सेंटर पे, तो क्या होगा? इट विल बेंड। यस सर। अगर मैं इसको लोड लगाऊं ये एज के ऊपर, सेंटर में नहीं, एज के ऊपर, नजर आ रहे हैं ना आपको ये, तो दो फिनोमिनन होंगे। एक वही जो पहले हो रहा था, बेंडिंग, एडिशनली क्या होगा? शेयरिंग। ट्विस्टिंग। यस, जितना मैं उससे आगे जाता जाऊंगा और लोड जितना आगे एक्सेंट्रिसिटी आप कह दें एक्सेंट्रिसिटी पे लगेगा, उतना ज़्यादा ये ट्विस्ट भी होगा। वो पॉइंट क्रॉस सेक्शन में, या मतलब क्रॉस सेक्शन प्लेन में, बेसिकली क्रॉस सेक्शन के एग्जैक्टली अंदर नहीं, कहीं पर भी क्रॉस सेक्शनल प्लेन में वो पॉइंट जिस पर से अगर लोड गुजर रहा हो, तो क्रॉस सेक्शन सिर्फ बेंड होता है, ट्विस्ट नहीं होता है। जैसे पहले मैं आपको दिखा रहा था, ऐसे लगा दूंगा फिर भी, ऐसे लगा दूंगा फिर भी, कहीं पर भी ऐसे लगाऊं लोड कि वो जो इसका, इस केस में सेंट्रॉइड बनेगा, लेकिन अभी इसका नाम असल बता रहा हूँ कि वो सेंटर से गुजरेगा। अभी सेंटर थोड़ा नॉन टेक्निकल टर्म्स में यूज़ कर रहा हूँ, तो वो बेंड होगा, ट्विस्ट नहीं होगा। बेंड चाहे ऐसे हो जाए चाहे ऐसे हो जाए, कहीं बीच में, जैसे अभी अनसिमेट्रिकल बेंडिंग देखी, वो कहीं इन बिटवीन की बेंडिंग हो सकती है। अगर इस तरह से बेंडिंग, अगर ये खाली बेंडिंग हो, प्योर बेंडिंग विदाउट ट्विस्टिंग, तो इसके लिए ज़रूरी है कि पॉइंट क्रॉस सेक्शन प्लेन में एक पॉइंट है जहाँ से लोड गुजरे। जैसे अभी मैं आपको ये दिखा रहा था, उस पॉइंट का नाम है शीयर सेंटर। पॉइंट का नाम है शीयर सेंटर। किसी भी क्रॉस सेक्शनल प्लेन में वो पॉइंट जहाँ से अगर लोड गुजर रहा है, तो इट विल ओनली प्रोड्यूस बेंडिंग विद नो ट्विस्टिंग। उससे नहीं गुजरेगा, कहीं से भी गुजरेगा, ट्विस्टिंग होगी। इट विल प्रोड्यूस बेंडिंग एज वेल एज ट्विस्टिंग। शीयर सेंटर समझ आ गया? यस सर। अगर तो इस तरह का सिमेट्रिकल सेक्शन है, तो जो उसका सेंट्रॉइड है वही इसका शीयर सेंटर। ये अच्छा सवाल है कि वो कहाँ होगा। जो सेंट्रॉइड, अगर इस तरह का सिमेट्रिक सेक्शन है, रेक्टेंगुलर, सर्कुलर, स्क्वायर, जो भी, तो उसका जो सेंटर है वही उसका शीयर सेंटर शीयर है। सेंटर। जो सेंट्रॉइड है वही उसका शीयर सेंटर। अगर सिमेट्रिक नहीं है क्रॉस सेक्शन, then we need to calculate it. Okay, we're not doing the calculation, but I'm telling you one specific problem, just specific, ताकि आपको आइडिया हो जाए कि हम क्या बात कर रहे हैं। ये चैनल को देखें जरा, चैनल सेक्शन है ना ये, बीम एंड कैंटिलीवर, और ऊपर से लोड लग रहा है। इसके सेंट्रॉइड पे लोड लगा के भी बेंड भी हो रहा है और ट्विस्ट भी हो रहा है। हालांकि लोड सेंट्रॉइड पे लगा है, इसका मतलब इसका सेंट्रॉइड जो है वो शीयर सेंटर नहीं है, समवेयर एल्स। ओके, शीयर सेंटर समवेयर एल्स, बिकॉज़ सेंट्रॉइड पे लोड लगा के भी ये बेंड भी हो रहा है, ट्विस्ट भी हो रहा है। अब हम without going into the derivation, I'm giving you a straight formula for this. वो जो E, अच्छा E आपको डिफाइन कर दूंगा कि E क्या है। इसको मैंने एक्सेंट्रिसिटी बोला था। ये आपको नजर आ रही है, E नजर आ रहा है फिगर में, दिस इज E। यानी वो जो वेब है ना चैनल सेक्शन की, उसके सेंटर से एक डिस्टेंस को नाम मैंने दिया था E। यानी लोड कहाँ प्लेस हो तो वो सिर्फ बेंडिंग प्रोड्यूस करेगा, ट्विस्टिंग। सेंटर से गुजारने से तो बेंडिंग और ट्विस्टिंग दोनों हो रही है ना, तो कहीं और प्लेस करने से ऐसा होगा कि उस जगह लोड प्लेस होगा। अब मैं आपको लैब में करके दिखाता हूँ। getting surprised? क्या अभी लैब में करके दिखाना है? अच्छा बताता हूँ आपको। I wish मैंने ये नहीं कहा था, कम से कम अपनी बात सुन लेते आप। E is a distance के bit thickness से कि जहाँ पे आप लोड प्लेस करते हैं, it produces only bending with no twisting. ठीक है? So E is calculated by this expression। बस आपको ये बताना था कि E है क्या।
ठीक है, eccentricity measured from mid thickness. Other बाकी ये equation, I am taking it directly to the equation. This is today's restriction. Okay, B क्या है? B भी हम का सर ये इसमें है ये देखो B, H और T. B नजर आ रहा है क्या है? B हमने अपनी कैलकुलेशन के अंदर यहाँ पर यहाँ से लेके इस एज तक को इसको B नहीं कहा हमने, इसको B कहा, इसकी मिड थिकनेस तक, और H किसको कहा? मिड थिकनेस ऑफ द फ्लैंज, मिड थिकनेस ऑफ द फ्लैंज इस डिस्टेंस को हमने H कहा होगा, और T इज द थिकनेस फ्लैंज की भी करती है. समझ आ गई? यस सर. This expression is going to give you the E value. ठीक है? Yeah, this applies only to C section. Rectangular के लिए कितना होगा? Rectangular के लिए कितना होगा? ये वेब से इस तरफ जाके एक डिस्टेंस है, इधर उधर और तरफ बेंडिंग हो जाएगी, ट्विस्टिंग हो जाएगी. रेक्टेंगुलर सेक्शन के लिए E कितना होगा? यहाँ से मैंने मेजर करना है उसको. 0. Why are you surprised? 0 होगा ना? यहीं पे लोड लगाओगे तो ट्विस्टिंग नहीं होगी, यहाँ लगाओगे तो ट्विस्टिंग हो जाएगी ना? सिंपल नहीं? यस सर. लोड यहाँ लगेगा तो ट्विस्टिंग होगी ना सेंटर में. कहीं और लगाओगे तो जाहिर है ट्विस्टिंग भी होगी ना? नहीं? So load has to go through this point. ये जो सेंट्रॉइड है यही इसका shear center था. तो इसके लिए E वैल्यू क्या है? 0. You don't have to even define something called as E because you just have to basically shear center. ये पॉइंट है, ये जो पॉइंट है ना, ये वाला लाइन से ये वाला पॉइंट है जिससे गुजर रहा है. ज़ाहिर है इधर से सेंटर भी होगा ना, इधर से सिमेट्रिक है. ये मसला है ना कि यहाँ पर है. ये इस पॉइंट का नाम shear center. Shear center is not a distance, it's a point. उस पॉइंट को लोकेट करने के लिए you have to say mention some distance. ऐसे ही है ना? यस सर. Okay, so I'm limiting it to unsymmetrical bending के केस में it is limiting to symmetrical section, rectangular section, I section. ठीक है? Simple. In case of shear center, I'm limiting only to a rectangular section or a channel section. That's all what you need to know. But आपको ये लाजमी पता होना चाहिए कि shear center होता क्या है. ठीक है? Okay, so we're done with the topics.